नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या देखा था भाई, ये आपका 11वीं की फिजिक्स चल रही है। 11वीं की फिजिक्स चल रही है, क्रम से बढ़िया चल रही है आपकी। 11वीं की फिजिक्स में आपका चौथा चैप्टर चल रहा है। देखिए चौथा चैप्टर क्या है आपका, ऋजुरेखी पथ पर गति है। चौथा चैप्टर आपका क्या है भाई, ऋजुरेखी पथ पर गति। और इसमें जो है सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो चुके हैं। एक दो टॉपिक बचा हुआ है, एक दो टॉपिक करा के जो है ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो देखिए यहां से जो है ऋजुरेखी पथ पर गति का, इसमें जो है ये टॉपिक कौन सा है, गुरुत्वाधीन गति। यहां से गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व धन आधीन गति, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्व के अधीन रहकर जो गति है वो हमारी गुरुत्वाधीन गति कहलाती है। चलिए इसमें थोड़ा सा पहले लिख ले, फिर इसके बाद समझाते हैं। इस प्रकार की गति में इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। इस गति में रेखीय त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। रेखीय त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। यह गति दो प्रकार की होती है। यह गति दो प्रकार की होती है। पहला नंबर, ध्यान से इसको पहले लिख ले रहे हैं फिर नोट कर रहे हैं भाई, फिर जो है समझा रहे हैं इसको। पहला नंबर, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। दूसरा नंबर है जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। दूसरा नंबर है वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए एक बार इसको जो है क्लियर करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गुरुत्वाधीन गति है भाई। गुरुत्वाधीन गति में होगा क्या कि इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। अभी तक क्या देखते थे, अभी तक एक सरल रेखा में गति देखते थे, समझ रहे हैं ना। जैसे क्या है, ये जो है ये पिंड जो है एक सरल रेखा में गति करता था। सरल रेखा में u वेग से चलकर ध्यान से देखिएगा भाई, u वेग से चलकर t समय में, समझ रहे हैं ना, अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेता था। यह सरल रेखा की गति थी। लेकिन अब जब ऊर्ध्वाधर पथ में, मतलब यदि ऊपर फेंक दिया जाए पिंड को या ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए पिंड को, तो ये गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति है। जैसे ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर चली आती है, समझ रहे हैं ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है, आकर्षण बल लगता है।
तो अब ये जो है अब सरल रेखा में गति नहीं देखेंगे। अब जो है जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही हो या नीचे से ऊपर आ रही हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगी जब वस्तु, तो इसमें जो है ध्यान से देखिए भाई, इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाधीन गति पड़ रहे हैं ना, तो इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर, वस्तु जो है किसके अधीन रहकर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। बिल्कुल साफ साफ इसी शब्द से परिभाषा स्पष्ट हो रही है। परिभाषा क्या बनेगी इस प्रकार की गति में, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व का मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। बिल्कुल समझ लीजिए, परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, आपकी एक लाइन की परिभाषा है। इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के, इस शब्द को ध्यान रखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाधीन का मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो इस प्रकार की गति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहकर गति करती है। तथा इस प्रकार की गति में जो रेखीय त्वरण, यदि इस वस्तु का त्वरण अभी तक रेखीय त्वरण a था, इसे रेखीय त्वरण कहते हैं। अब यदि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा। इस प्रकार की गति में रेखीय त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। अब ये रेखीय त्वरण नहीं होगा, अब कौन सा, चूंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है तो रेखीय के बजाय गुरुत्वीय त्वरण g होगा। इसका जो है मात्रक एक होता है, समझ रहे हैं ना, इसकी विभा एक होता है, ये राशि एक है, तो दोनों जो है दोनों के इक्वल कह सकते हैं। यहां से रेखीय त्वरण है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण g आ जाएगा। और यह गति निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। ये कौन सी गति भाई, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जैसे क्या है, कोई पिंड हम जो है नीचे से ऊपर फेंक दें, बड़ी तेजी से ऊपर फेंके तो वस्तु जो है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई वस्तु नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंक दें तो वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाएगी और फिर वहां से पुनः नीचे की ओर आना शुरू होगा कि नहीं। जैसे कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाए, कोई गेंद ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो जो है कुछ ऊंचाई तक या कुछ दूरी तक, यहां से जो है जो दूरी है वो किस में बदल जाती, ऊंचाई में, कुछ दूरी तक जाएगी और फिर वहां पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, तब जाके रुक गई है। जैसे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई वस्तु है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, जमीन हो गया, यहां से इस वस्तु को जो है फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, कितने प्रारंभिक वेग से, u प्रारंभिक वेग से। कोई लड़का है, कोई गेंद जो है अपने प्रारंभिक वेग u से ऊपर की तरफ फेंक रहा है और ये जो है ये वस्तु यहां तक जाती है, वो यहां तक ही फेंक रहा है। ये वस्तु इस गेंद को कहां तक फेंक रहा है, यहां तक फेंक पा रहा है, तो यहां तक गई और यहां पर रुक गई वस्तु। रुकने का मतलब क्या है, इसका वेग, ध्यान से देखिएगा, ये जो है बड़ी तेजी से फेंका, लेकिन इसका वेग धीरे धीरे क्या है, कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा, कोई एनर्जी थोड़ी इसके पास रखी है। तो यहां से जो है ये कोई लड़का कोई गेंद को जो है ऊपर की तरफ फेंका, कितने प्रारंभिक वेग से, u प्रारंभिक वेग से, और ये धीरे धीरे कितनी जो है, मान लीजिए यस दूरी तय करके इतनी दूरी तय किया, इतनी दूरी तक जा रही है गेंद, समझ रहे हैं, इतनी दूरी जाकर ये गेंद यहां पर रुक गई है। तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, दूरी कितनी ऊंचाई मान लीजिए जा रही है, दूरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। दूरी के स्थान पर कितनी ऊंचाई, ये दूरी कह लें या ऊंचाई कह लें, दोनों एक ही बात है। तो यहां से जब भी गुरुत्वाधीन गति की बात होगी तो त्वरण के स्थान पर क्या आएगा, g आएगा, और दूरी के स्थान पर क्या आएगा, ऊंचाई आएगी। दूरी के स्थान पर क्या आएगा, ऊंचाई आएगी। तो यहां से ये जो है, ये वेग जो है अपने प्रारंभिक वेग u से फेंका इसने, और धीरे धीरे इसका वेग, जैसे पहले 10 मीटर प्रति सेकेंड से फेंका, धीरे धीरे यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है इसका 8 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, फिर 7 हुआ, चूंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, धीरे धीरे वेग कम होगा कि नहीं होगा, वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पत्थर आप फेंकते हैं तो धीरे धीरे वो गति धीमी करती है और एक स्थान ऐसा आता है कि वहां पर रुक जाती है, वहां से फिर चलना प्रारंभ करती है नीचे की तरफ। तो यहां पर क्या होगा भाई, 7 हुआ, 6 हुआ,
इसके बाद यहां से 3 हुआ, ये 2 हुआ, फिर यहां पर क्या हो गया, इसका वेग, अंतिम वेग यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से जो है जब वेग 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, तो वस्तु रुक गई। जब वस्तु रुक गई तो अब वो नीचे चलना प्रारंभ करेगी। तो एक गति हुई क्या आपकी, ध्यान से देखेंगे भाई, एक गति कौन सी हुई, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, समझ रहे हैं ना। तो वेग में इसकी निरंतर कमी आ रही है। वेग में निरंतर कमी जब आती है, वेग घट रहा होता है, तो त्वरण के बजाय मंदन होता है। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। एक शब्द आता है भाई यहां पर मंदन, एक शब्द मंदन आता है, तो मंदन या मंदन को ही क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, -a ऋणात्मक। तो मंदन की यदि परिभाषा को आपको परिभाषित करने के लिए कह दिया जाए तो जब क्या कहेंगे, जब वेग, जब किसी वस्तु का वेग निरंतर घट रहा होता है, समझ रहे हैं ना, तो वहां पर ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। इसी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे हम कह दिया जाए, हमसे कह दिया जाए, ध्यान से देखेंगे भाई, सुनेंगे ध्यान से तो मंदन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मंदन का यूज हुआ है यहां पर। तो देखिए भाई, यहां से जो है समझ लीजिए, चूंकि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका वेग निरंतर कम हो रहा है। जब कम होगा तो मंदन उत्पन्न होगा, ये बात समझ लीजिएगा। जैसे क्या है, आपसे कह दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यहां से पहले कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अपने प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। कितने वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से। और 10 सेकंड बाद, ये टाइम कितना है, t बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद उसका वेग जो है कितना हो जाता है, वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपसे त्वरण कह दिया जाए निकालने के लिए, तो त्वरण ध्यान से देखेंगे भाई, त्वरण यहां पर त्वरण a इज इक्वल टू कितना होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहां से अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय अंतराल t हो गया, डेल्टा t हो गया। तो अंतिम वेग कितना हो गया भाई, अंतिम वेग 5 और माइनस प्रारंभिक वेग 20 और बटे में क्या हो जाएगा, समय अंतराल 10 है। तो 5 से 20 घटेगा, माइनस का 15 बटे 10, तो त्वरण ऋणात्मक आ रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि जब भी त्वरण ऋण में होगा तो मंदन है। त्वरण है एक प्रकार का, मंदन एक प्रकार का त्वरण होता है, लेकिन कैसा त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो इसकी परिभाषा भी, यदि मंदन की परिभाषा कोई आपसे कह दे, क्योंकि मंदन का यूज हुआ है यहां पर, इसलिए मंदन को क्लियर कर दे रहे हैं। तो मंदन का यदि जो है कोई परिभाषा कहे आपसे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, जब वस्तु का वेग निरंतर कम होता जाता है, समझ रहे हैं ना, जब वस्तु का वेग निरंतर कम होता जाता है तो वस्तु ऋणात्मक त्वरण में गति करती है। ध्यान से सुनिएगा भाई, जब वस्तु का वेग निरंतर कम होता जाता है, ये कम हो रहा है वेग, जब वस्तु का वेग निरंतर कम होता जाता है तो वस्तु ऋणात्मक त्वरण में गति करती है। कि कैसे त्वरण में, ये धनात्मक त्वरण में नहीं गति करती है, ऋणात्मक त्वरण में गति करती है। यदि वस्तु का वेग 20 मीटर से देखिए 5 मीटर हो गया है, समझ रहे हैं ना, यदि वस्तु का वेग निरंतर कम होता जाता है तो वस्तु ऋणात्मक त्वरण में गति करती है। वस्तु के इसी ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। इसी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो मंदन की परिभाषा क्लियर है ना भाई, मंदन की परिभाषा, मंदन का यूज यहां पर हुआ है। तो चलिए देखते हैं, यहां से ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहला नंबर डिफाइन करेंगे, पहला नंबर लेके चलेंगे। पहला नंबर आपका क्या है, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वस्तु का वेग घटता जाता है। हम बता रहे हैं बार बार, जब आप पत्थर फेंकेंगे नीचे से ऊपर तो पहले वेग तेजी से फेंकेंगे, पहले वेग ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। यहां पर क्या लगेगा, मंदन लगेगा। अर्थात एक स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, इस प्रकार की गति में गति के समीकरणों में
गति के समीकरणों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो पहला परिवर्तन आपका होगा क्या, ध्यान से देखिए, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो तो आपका जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक मंदन लग रहा है, चूंकि वस्तु का वेग घट रहा है और लास्ट में घट के वेग शून्य हो जाता है। तो त्वरण होगा, और त्वरण रेखीय त्वरण ना हो के क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। रेखीय त्वरण हो के क्या होगा, आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा। और त्वरण त्वरण कैसा होगा, चूंकि मंदन लग रहा है इसलिए ऋणात्मक त्वरण होगा। तो एक स्थान पर क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। और इसके बाद जो आपकी दूरी है, जितनी दूरी तय करते हैं, दूरी को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। तो यश के स्थान पर क्या कह सकते हैं, यच कहेंगे। यश के स्थान पर यच कहेंगे। अतः ध्यान से देखिएगा भाई, गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, गति का प्रथम समीकरण होता क्या था, v बराबर u प्लस at होता था। तो v के स्थान पर v ही रहेगा। v बराबर यहां से u के स्थान पर u के स्थान पर कितना होगा भाई, v बराबर यहां से आपका u उसी प्रकार रहेगा, u के स्थान में नो चेंज, v बराबर u। और a के स्थान पर ध्यान से देखिए, गति का प्रथम समीकरण देख रहे हैं, गति का प्रथम समीकरण आपको बनना चाहिए, v बराबर u प्लस at होता है। तो v बराबर u, चूंकि अंतिम वेग क्या है आपका v है, समझ रहे हैं, प्रारंभिक वेग क्या है u है, और माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लस a के स्थान पर क्या है, माइनस का g है, a के स्थान पर -g हो गया, और t उसी प्रकार है। तो यहां से क्या बनेगा, v बराबर u प्लस माइनस का गुणा क्या बनेगा, माइनस, और gt हो गया। तो v बराबर u माइनस gt हो गया। तो ये गति का क्या हो गया, गुरुत्वाधीन गति का प्रथम समीकरण हो गया। और कंडीशन, कैसी कंडीशन हो गया, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, समझ रहा है ना, तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो उस समय गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u माइनस gt होगा। चलिए अब चलते हैं द्वितीय समीकरण पर। तो ये प्रथम समीकरण हो गया, गति का प्रथम समीकरण। और अब चलेंगे भाई गति के द्वितीय समीकरण पर। दूसरा नंबर, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, तो ध्यान से देखिए, गति के द्वितीय समीकरण में क्या परिवर्तन होगा, गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है क्या, आपको ध्यान रखना पड़ेगा तीनों समीकरण। यस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at² होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यस के स्थान पर हमने बताया था, जो दूरी है, दूरी को हम क्या मान के चल रहे हैं, ऊंचाई मान के चल रहे हैं। तो यहां से दूरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा, बराबर u, उसी प्रकार प्रारंभिक वेग वही रहेगा, समय t रहेगा, ये कितने समय में चल रही, t समय में पहुंच रही भाई वस्तु, तो ये समय उसी प्रकार रहेगा। तो t हो गया, और प्लस 1/2, और एक स्थान पर हमने क्या बताया है, -g, तो -g हो गया, और इंटू में t² उसी प्रकार रहेगा। तो प्लस माइनस का गुणा यहां पर क्या हो जाएगा, h बराबर ut, और प्लस माइनस गुणा माइनस होगा। ध्यान से देखेंगे, ut हो गया, प्लस माइनस गुणा माइनस, और इसके बाद 1/2 और gt² हो गया। तो यहां से h बराबर ut माइनस हाफ gt²। तो ये गति का द्वितीय समीकरण है। और द्वितीय समीकरण किस कंडीशन में है, गति का द्वितीय समीकरण किस कंडीशन में है, गुरुत्वाधीन गति का द्वितीय समीकरण है। और जब गुरुत्वाधीन गति का द्वितीय समीकरण, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो उस समय गति का द्वितीय समीकरण है। अब तीसरा नंबर देखेंगे, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, तो तृतीय कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण होता क्या है आपके पास, तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। v² बराबर u² प्लस 2as। तो ध्यान से देखेंगे, v के स्थान पर उसी प्रकार v रहेगा, तो v² हो गया, बराबर हो जाएगा
तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर। v और u में चेंज नहीं हो, केवल इन्हीं दोनों में चेंज होगा, ये बात समझ लीजिएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस यहां से 2 इंटू ए के स्थान पर माइनस जी है तो माइनस जी रख लीजिए, और इंटू में यस, हमने बताया था यस के स्थान पर ये दूरी यस नहीं होगी, ऊंचाई यस हो जाएगी। ऊंचाई जो है दूरी के स्थान पर ऊंचाई मान लेते हैं, तो यस के स्थान पर यच हो गया। प्लस माइनस का गुणा प्लस माइनस गुणा, ध्यान से देखिएगा भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस यहां से प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, माइनस 2gh हो गया, 2gh हो गया। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे पास गति के 3 समीकरण हो गए। गति के 3 समीकरण जब जो है, जब क्या है, वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, गुरुत्वाधीन गति के 3 समीकरण हुए, वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। इसका दूसरा नंबर कंडीशन क्या बनता है भाई, इसका दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर अभी हमने देखा था, दूसरा नंबर जब वस्तु कहां से, ऊपर से नीचे आ रही हो, ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। दूसरा नंबर होगा जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। तो ध्यान से देखेंगे, माना कि कोई वस्तु पृथ्वी से यच ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, यह वस्तु यच ऊंचाई पर स्थित है। ये जो है ऊंचाई कितने पर स्थित है भाई, यच ऊंचाई पर। इसकी पृथ्वी से कितनी दूरी है, दूरी को हम क्या कह लिए हैं, ऊंचाई कह लिए हैं। तो दूरी कितनी है या ऊंचाई कितनी, यच ऊंचाई है, जिसका जहां यहां से जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, इसका प्रारंभिक वेग यच ऊंचाई पर स्थित है और यच ऊंचाई से चलना प्रारंभ करती कितने प्रारंभिक वेग से, u प्रारंभिक वेग से। ध्यान से देखेंगे भाई, और पृथ्वी तल पर इसका अंतिम वेग कितना हो गया है, v हो गया है, और कितने समय में पहुंची है, t समय में पहुंची है। तो ध्यान से सुनेंगे तो यहां से बड़े आराम समझ में आ जाएगा आपको। जब ये जो है, जब हम वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो वस्तु का वेग, जैसे आप छत से पत्थर छोड़ रहे हैं, छत में खड़े होकर पत्थर छोड़े तो पहले उसका वेग क्या है, कम रहता है, कम वेग से। ये बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे तो उसका वेग धीरे धीरे क्या, पहले कम रहेगा, फिर इसके बाद क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई, उसका वेग पहले कम रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, उसका वेग बढ़ेगा, और लास्ट में जब पृथ्वी के पास पहुंचेगा तो उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत तीव्र वेग से। यदि बहुत ऊंचाई से, काफी ऊंचाई से आप छोड़ रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिए, किसी नीचे धक्का देकर नहीं छोड़े, स्वतंत्रता पूर्वक यदि छोड़े हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक और किसी वेग से छोड़ना, 2 कंडीशन बनती है यहां पर। यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, वस्तु का वेग यहां पहले क्या है, स्वतंत्र रखे हैं, वस्तु को हम लटका के रखे हैं, स्वतंत्र रखे हैं। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या है, इसका वेग यहां पर क्या था, पहले 0 था। यदि किसी वेग से छोड़ते, जैसे 2 कंडीशन है, हम वस्तु को लटका कर रखे हैं, छोड़ दे, तो अभी इसका वेग क्या है, शुरुआत में इसका वेग 0 है, छोड़ दिया हमने। और यदि जो है किसी वेग से छोड़ रहे हैं, मतलब इसको नीचे धक्का दे, 5 मीटर प्रति सेकंड से छोड़े, समझ रहे हैं ना। तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ना और किसी निश्चित वेग से गिराना नीचे की तरफ, 2 अंतर दोनों में है। स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ते हैं तो उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो यदि वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं तो पहले इसका वेग धीरे धीरे कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। और पृथ्वी तल के जैसे ही पास पहुंचेगी, इसका वेग काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी अपने तरफ इसको खींच रही है, तो वेग धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका वेग जो है, यहां से मानेंगे क्या, माना कि कोई वस्तु यच ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक u वेग से छोड़ा गया, और वस्तु t समय बाद पृथ्वी तल पर v वेग से पहुंच गई। क्या लिखेंगे भाई, माना कि कोई वस्तु यच ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर स्थित है, और वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, समझ रहे, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया,
और टी समय बाद स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग यहां पर क्या होगा, शून्य होगा। स्वतंत्रता पूर्वक यदि छोड़ रहे हैं, स्वतंत्र है, यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं तो शुरुआत में स्वतंत्रता पूर्वक है, स्वतंत्र रखिए, इसका मतलब इसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। और टी समय बाद वस्तु पृथ्वी तल पर v वेग से पहुंच जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर चेंज क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण है, धनात्मक त्वरण है। यदि वस्तु का वेग घट रहा होता, नीचे से ऊपर की तरफ जाते, तो वस्तु का वेग घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक त्वरण होता। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से भाई, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में गति के समीकरणों में, गति के समीकरणों में, गति के समीकरणों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। गति के समीकरणों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होता है भाई, ये जो दूरी है, दूरी को हम किससे, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो दूरी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और इसके बाद त्वरण आपका क्या है, जो रेखीय त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। चूंकि वेग बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, इसलिए धनात्मक त्वरण होता। यदि नीचे से ऊपर जाता तो वस्तु का वेग घट रहा होता है निरंतर। जब घट रहा होता है तो ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तब यहां से क्या बनेगा, तब गति का प्रथम समीकरण, तब गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो ध्यान से देखेंगे भाई, गति का प्रथम समीकरण, एक्चुअली में गति का प्रथम समीकरण होता क्या है, v बराबर u प्लस at होता है। तो अब इसमें चेंज कर दीजिए, गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u और प्लस a के स्थान पर क्या होगा, g हो गया और t उसी प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वाधीन गति का प्रथम समीकरण होगा जब जो है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। गुरुत्वाधीन गति का प्रथम समीकरण जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण आपका क्या होता है भाई, गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर, यस बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां at स्क्वायर, सॉरी gt नहीं, यहां से at स्क्वायर। तो यस के स्थान पर, दूरी यस के स्थान पर क्या मान के चलेंगे, h बराबर हो जाएगा u और t प्लस यहां से 1/2, a के स्थान पर क्या हो जाएगा, g t स्क्वायर। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और अब इसके बाद चलते हैं गति का तृतीय समीकरण, तीसरा नंबर गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण क्या बनेगा आपका, गति का तृतीय समीकरण होता क्या है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v के स्थान पर वही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर g और यस के स्थान पर, यस के स्थान पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। तो ये गति के तीनों समीकरण हो गए भाई, गति के 3 समीकरण हो गए। इसमें गुरुत्वाधीन गति के समीकरण कराए गए थे, 2 कंडीशन कराई गई थी। पहली कंडीशन थी जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो, गति गुरुत्वाधीन गति का समीकरण, गति के समीकरण 2 कंडीशन बनेंगी, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो, और दूसरा नंबर जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो इसको एक बार देखते हैं भाई, गुरुत्वाधीन गति के समीकरण देखते हैं जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। तो नीचे से ऊपर जा रही है, यदि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका वेग धीरे धीरे हर क्षण क्या होगा, कम होगा, और एक समय पर उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो उस समय प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी होता है। बिल्कुल आप याद कर लीजिए, पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी। और इसके बाद दूसरा समीकरण होता है h बराबर ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों लग जाता है भाई? चूंकि ऋणात्मक जो है त्वरण है, मंदन हो रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है, मंदन हो रहा है, इसलिए माइनस गुरुत्वीय त्वरण हो गया। माइनस त्वरण को ही क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तीसरा समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। और यही यदि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, उस समय गुरुत्वाधीन गति के समीकरण कौन सा होगा? पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस जी टी। चूंकि जब ऊपर से नीचे आ रही तो वेग बढ़ रहा होता है, वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण होगा। और दूसरा समीकरण होता है h बराबर यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। और तीसरा समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। तो ये जो है, ये तीन कौन से गति के समीकरण है? ये गति के तीनों समीकरण जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, ये गति के तीनों समीकरण है जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। इनको बिल्कुल ध्यान रखिए आप, इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई। ये थ्योरी आपकी, ये वाली थ्योरी तो नहीं पूछी जाती गुरुत्वाधीन गति की, लेकिन इनसे संबंधित न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है सापेक्ष वेग का, आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग का, उसको कराने के बाद न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। देखिए जो है होमवर्क के तौर पर भाई आज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कोण तथा आवृत्ति की विमा लिखिए। पहला नंबर कोण की विमा लिखना है और आवृत्ति की विमा लिखना है। कोण का फार्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है, इसको करवाई गई थी विमा। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है। फिर इसी आधार पर आप विमा निकाल लेंगे, इसको निकालिएगा। और विमा के उपयोग लिखाए गए हैं। विमा के उपयोग सभी लोग होमवर्क करके दिखाएं, समझ रहे हैं ना भाई? होमवर्क करके दिखाएं, ऐसा ना समझें कि ये तो दोनों लिखे हुए हैं, ये पहले के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप होमवर्क करेंगे तो उस टॉपिक का आपको रिवीजन होगा, वो चीज भूल नहीं पाएगी आपको, बार बार उसका रिवीजन इसीलिए होमवर्क के तौर पर रिवीजन के लिए इसीलिए दिया जा रहा है। तो सभी लोग होमवर्क करके दिखाएंगे भाई, जो है होमवर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के सभी लोग दिखाएंगे। जो है हमारे व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के जो है भाई दिखाएंगे होमवर्क की। और यदि आपको बढ़िया वीडियो पसंद आया है तो जो है नीचे लिखेंगे कि हाँ समझ में आ गया है। और वीडियो अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ गया और अगर पसंद आ गया तो नीचे लाइक कर देंगे भाई। और इसके बाद जो नए जुड़े हुए हैं चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो विठल भाई पटेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो है वीडियो मिलते रहेंगे।